जय हिंद बच्चों। अगले टॉपिक आदर्श विलयन को हम आज सीखेंगे। आदर्श विलयन फिर से एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं। विलयन के निर्माण में विलेय के शुद्ध अवयव होंगे, विलायक के शुद्ध अवयव होंगे और विलयन बनाएंगे। आदर्श विलयन वह विलयन होता है जिसमें अगर आप देखें तो ऊष्मा परिवर्तन शून्य होता है, आयतन परिवर्तन भी शून्य होता है। वह एक आदर्श विलयन कहलाता है। यही नहीं, अगर आप देख लें तो ना तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है और ना ऊष्मा ली जाती है ऐसे विलयन की स्थिति में, और यह आदर्श विलयन कहलाता है। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करें हम। मान लीजिए हमारा शुद्ध अवयव विलेय का A है, उसके बॉन्ड हम A मान लें, विलायक का B मान लें। तो अगर विलयन के कण बनते हैं तो वो AB उनकी बॉन्डिंग आप समझ लीजिए। तो एक अवस्था इसकी हो गई AA प्लस BB इक्वल टू AB। तो इन तीनों अवस्थाओं में अगर देखा जाए तो अंतराण्विक बल भी समान होगा। तो ऐसा विलयन आदर्श विलयन कहलाता है। इसमें जो मिश्रण का डेल्टा H है, एंथैल्पी का मान है, वो शून्य होगा। डेल्टा V मिश्रण का शून्य होगा। ऐसा विलयन जिसमें ऊष्मा परिवर्तन एवं आयतन परिवर्तन दोनों शून्य होता है। अवयवों को मिलाने पर ना तो ऊष्मा निकलती है ना ऊष्मा ली जाती है सिस्टम द्वारा। यही नहीं, अगर हम विलयन के सारे अवयवों को देखें, इनकी अवस्थाओं को देख लें, और समीकरण में अगर आप देखेंगे तो मैंने इसको 1 2 3 करके लिखा हुआ है, 1 2 3 करके लिखा है। तीनों अवस्थाओं में अंतराण्विक बल का मान समान होता है। तो ऐसा विलयन आदर्श विलयन कहलाता है। यही नहीं, अगर आदर्श विलयन को और देखें तो एक लाइन में समझ लीजिए कि राउल्ट का जो नियम है उसका ये पालन भी करता है। ठीक है, राउल्ट का नियम हम लोग देखेंगे। जो आपका वाष्प दाब है उसकी जो सापेक्षिक कमी होती है विलायक से विलयन की अवस्था में जाने पर, वह बेसिकली उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होती है। यह नियम है इसका। तो ये जो विलयन है राउल्ट के नियम का पालन भी करते हैं। कोई भी विलयन आदर्श हो नहीं सकता। आप ये समझ लें कि आइडियल विलयन मोस्टली होता नहीं है, लेकिन जो लगभग आइडियल विलयन है उसमें आप समझ लीजिए जैसे एन हेक्सेन है, एन हेप्टेन का मिश्रण है, ठीक है, ब्रोमोएथेन है, क्लोरोएथेन है। ये जो विलयन बनते हैं ये लगभग आदर्श विलयन को अप्रोच करते हैं। तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। आदर्श विलयन वह विलयन है जिसमें ऊष्मा परिवर्तन शून्य, आयतन परिवर्तन शून्य, मिश्रण के दौरान ऊष्मा ना तो निकलेगी ना ऊष्मा ली जाएगी, और तीनों अवस्थाओं में अगर देख लिया जाए तो अंतराण्विक बल का मान जो है यह हमेशा समान रहता है। ऐसा विलयन आदर्श विलयन कहलाता है। क्लियर है? आपके नोट्स रहेंगे आपके पास। तो आइए इसको बिल्कुल दूसरे तरीके से और देखें। अपोजिट इसका नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जिसको अनादर्श विलयन कहेंगे। अनादर्श विलयन में अगर आपने आदर्श विलयन को देखा है तो इसका बिल्कुल आप समझिए मेल नहीं खाएगा। राउल्ट के नियम का जो है ये पालन नहीं करता है। वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है अनादर्श विलयन कहलाता है। तो राउल्ट के नियम का पालन ना करने का सीधा सा मतलब है कि राउल्ट के नियम का पालन ना करने का एक पैरामीटर आप समझिए कि वाष्प दाब का मान निकालते हैं राउल्ट के नियम से। तो राउल्ट के नियम से जो वाष्प दाब निकला किसी विलयन का, गणितीय रूप उसका जो है, जो आकलित मान निकला हुआ है, उससे अलग विलयन का अगर मान आता है या उससे डेविएट करता है तो आप समझिए कि वो अनादर्श विलयन है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा समझें कि अगर कहीं जो आकलित मान वाष्प दाब का आता है राउल्ट के नियम से, अगर उस मान से अधिक मान आ गया किसी विलयन का, तो इस प्रकार से कहा जाएगा कि राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन है। ठीक है, और जो मान राउल्ट के नियम से आकलित होता है उससे अगर कम मान आता है वाष्प दाब का तो ऋणात्मक विचलन कहलाएगा। तो
धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन राउल्ट के नियम से आपको मिलेगा और ये विलयन अनादर्श विलयन कहलाएंगे। आइए एक लाइन में इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, कोशिश थोड़ी करिएगा चूँकि थोड़ा टेढ़ा है, उम्मीद करते हैं समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हम विलयन बना रहे हैं, ऊपर मैंने आपको बताया ए बी बी ए बी। यहाँ पर आप देखिए ए बी हमारा ये विलयन का बना हुआ अवयव है, ये विलेय और विलायक मान लीजिए है। तो विलेय और विलायक इन दोनों के अंदर जो अंतराण्विक बल होगा वह जो है कमजोर होगा। विलयन बना और बनने के बाद अंतराण्विक बल प्रोडक्ट में ए बी में कम होगा। किसकी तुलना में कम होगा? जो हमारे शुद्ध विलेय हैं और शुद्ध विलायक है। मतलब ए या बी से अंतराण्विक बल का मान ए और बी का कम होगा, अर्थात ये विलेय और विलायक का बीच का अंतराण्विक मान है एक कम होगा या कमजोर होगा। और अगर इसके बीच अंतराण्विक बल का मान कम है तो सीधे से ये मान लीजिए कि ये अणु आसानी से पलायन कर सकते हैं, इनमें मजबूती नहीं होती है, आसानी से ये निश्चित तौर पे पलायन कर सकते हैं, टूट सकते हैं। और ऐसा जो विचलन कहलाएगा अनादर्श विलयन में वो धनात्मक विचलन कहलाता है। और ऐसे विलयन का उदाहरण हमारे पास जैसे एथेनॉल को एसीटोन में मिला दीजिए तो होगा, ये है। इसका उल्टा आप देख लीजिए फिर से। अभी हमने देखा कि जो शुद्ध अवयव हैं उनसे अंतराण्विक बल का मान कम है विलेय और विलायक का। ऋणात्मक में जो शुद्ध हमारे अवयव हैं जैसे ए बी है, इनका जो अंतराण्विक बल का मान है वो कम होता है। जब इनके अंतराण्विक बल का मान कम होता है तो आप समझ लीजिए कि इनके बीच में एक बहुत फीबिल बंध बन जाता है, हाइड्रोजन बंध का फॉर्मेशन हो जाता है। और इस प्रकार से फिर ये इनमें जो वाष्प दाब है अगर उसकी वैल्यू देखी जाए जो अनुमानित मान है उससे कम आएगी, विचलन ऋणात्मक विचलन कहलाएगा। और ये सॉल्यूशन जैसे एसीटोन क्लोरोफॉर्म है, हमने बना भी दिया है, इसमें चित्र बना हुआ है एसीटोन क्लोरोफॉर्म, इसमें फीबिल हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है। तो अगर इसको देखा जाएगा तो प्रत्येक घटक के अणु के पलायन की प्रवृत्ति इसमें बिल्कुल कम होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए होंगे। अंतराण्विक बल का मान इसमें अधिक होगा विलेय और विलायक के बीच में, शुद्ध विलेय विलायक के बीच में अंतराण्विक बल का मान तुलना में कम होगा। हम उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देखने की कोशिश करी जाए कि कुछ हमारे द्रव हैं जो मिश्रित किए जाते हैं आपस में सॉल्यूशन की स्थिति में, तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, ताप है, स्थिर हमेशा रहता है। ठीक है, ये इसी प्रकार के अनादर्श विलयन की हम बात कर रहे हैं। तो अगर धनात्मक विचलन है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, धनात्मक विचलन का सीधा मतलब है कि विलेय और विलायक का जो अंतराण्विक बल है वो क्या होगा? कम होगा। ये धनात्मक विचलन है। अगर ये है तब भी क्वथनांक की वैल्यू अगर निश्चित है, स्थिर है, तो एक स्थिति बनेगी। दूसरे में ऋणात्मक विचलन है तो भी क्वथनांक की स्थिति एक बनेगी। तो आइए चलिए हम क्वथनांक पे डिस्कस करते हैं। जो हमारे द्रव हैं जब उनको हम मिलाते हैं और मिलाने के बाद हम इनको उबाल करके अलग अलग करने की बात करते हैं, जिसको आसवन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्टिलेशन कहा जाता है। ठीक, इसमें क्या करेंगे? हम ताप देते हैं, वाष्प में कोई चीज़ बदलेगी और फिर वाष्प से वो द्रव में अलग अलग करके बदल जाती है। तो यह भी एक विलयन में एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम देख रहे हैं कि स्थिर क्वथनांक की स्थिति आ जाती है। अनादर्श जो विलयन होते हैं उसमें एक स्थिति यह आती है कि अगर राउल्ट के नियम का वो धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है तो एक स्थिति यह आएगी कि कुछ द्रव में स्थिर क्वथनांक हो जाता है। जैसे हमने मिलाया विलेय और विलायक को तो इनका स्थिर क्वथनांक होगा और ये स्थिर क्वाथी कहे जाते हैं। ठीक है, अर्थात एक ही ताप पर ये उबलते हैं। अगर एक ही ताप पर कोई भी मिश्रण उबल रहा है तो आप समझ लीजिए प्रभाजी आसवन तो हो नहीं सकता।
क्योंकि उसमें अगर दो चीज़ें हैं तो अलग अलग तापमान पे ही वो आइसोलेट हो सकती हैं अगर उसके साथ कुछ और अशुद्धियाँ मिली हुई हैं। तो स्थिर क्वाथी कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट भी दो तरह का है। एक न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी हैं जिनका टेम्परेचर क्वथनांक लो लेवल पे होगा लेकिन कांस्टेंट होगा, और कुछ का ज़्यादा क्वथनांक होगा लेकिन कांस्टेंट होगा। तो जिसका न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी हैं इसमें धनात्मक विचलन होगा, अर्थात जो अवयव हैं उसमें हमारे विलय और विलायक का जो अंतराणविक बल है वो AABB से कम है। अधिकतम क्वथनांक की अगर स्थिर क्वाथी हैं तो उसमें इसका जस्ट उल्टा है, AABB का अंतराणविक बल AB से कम है। अब आइए देखिए, हम दोनों के एग्जाम्पल देते हैं न्यूनतम क्वथनांक की। जैसे आप देख लीजिए, हम चीनी से या खजूर से अगर देखा जाए तो इनका किण्वन कराते हैं, फर्मेंटेशन जिसको कहते हैं। तो फर्मेंटेशन में एथेनॉल और वाटर का हम सेपरेशन कराते हैं, अलग करते हैं इनको दोनों को। तो इनके बारे में अगर देख लीजिए तो शर्करा का जो किण्वन है ये टेम्परेचर कम होगा लेकिन स्थिर होगा। यही कारण है कि जब हम दोनों को अलग कराते हैं तो एक ही टेम्परेचर पे जाते जाते 95% लगभग एथेनॉल जो है हमारा अलग हो जाता है, और उसके बाद इसको पृथक कर पाना मुश्किल होता है। मुश्किल तो नहीं होता अगर कहीं ये टेम्परेचर बदल रहा होता, लेकिन चूंकि स्थिर टेम्परेचर है तो फिर हम उसी टेम्परेचर पे अगर हम शर्करा का फर्मेंटेशन करा रहे हैं तो हमारा 95% एथेनॉल इकट्ठा हो जाता है। क्योंकि ये अनादर्श विलयन है और स्थिर क्वाथी भी है, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट चल रहा है, तो इसलिए जो है ये 95% ही हम इसको इकट्ठा कर पाते हैं। दूसरा है अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी, जिसमें टेम्परेचर हमारा ज़्यादा है और कॉन्टिन्यूअस बराबर है। इस प्रकार का जो विलयन है, जैसे वो नाइट्रिक अम्ल का जल में घोल HNO3 प्लस वाटर का मिश्रण जो है, इसमें HNO3 68% और वाटर 32% बाई वेट हमको मिल पाता है, और क्वथनांक हमारा इसका लगभग 393.5 393.5 डिग्री होता है। तो थोड़ा सा आपको ये समझ में आ गया होगा आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन का बिल्कुल आप समझिए उसका प्रारूप बिल्कुल अलग है। उसमें आयतन एंथैल्पी शून्य होता है, उसमें लीन उत्सर्जित नहीं होगी, ली नहीं जाएगी, अंतराणविक बल का मान तीनों स्टेज में बराबर होता है। अनादर्श विलयन में और उसके केस में आदर्श विलयन में राउल्ट के नियम का पालन करता है, अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। और पालन ना करने का मैंने जो एक तरीका आपको बताया कि आप समझने की कोशिश इसमें करेंगे कि जो वाष्प दाब राउल्ट के नियम से उसको मिलता है वह जो है अनादर्श विलयन का जो आकलित मान है वो उससे या तो कम आता है या तो अधिक आता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने डिस्कस किया आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। आइए इस टॉपिक के साथ हम चाहते हैं कि दो न्यूमेरिकल भी हम आपको भेजें। न्यूमेरिकल की हम शुरुआत करेंगे, अभी कुछ टॉपिक और बचे हैं जिसमें 2 सवाल हम इस पर दे रहे हैं, परीक्षोपयोगी हैं, परीक्षा में इम्पॉर्टेंट हैं, आए हुए हैं, आ सकते हैं। देखिए सवाल को पढ़ देता हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि पहले इस तरह के सवाल आपने करे हुए हैं। अगर आपकी किताब में कुछ बदल करके सवाल थोड़ा बहुत दिया है तो वैल्यूज़ देख लीजिएगा, लैंग्वेज देख लीजिएगा, चूँकि थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है। आइए देखते हैं पहला सवाल। सड़े अंडे जैसी गंध वाली विषैली गैस H2S गैस कि यदि जल में STP पर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर विलेयता 0.195 मोल हो तो हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए। न्यूमेरिकल में सीधे से एक चीज़ दिया गया है, H2S के मोल दिया गया है। हमारे पास H2S के मोल हैं, हमको जल के मोल निकाल लेना पड़ेगा। जल के मोल निकालेंगे तो क्या होगा, 1000 ग्राम में हमारा जल का 18 वेट है तो 1000/18 हो जाएगा। जल के मोल आ जाएंगे 55.55। H2S के मोल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको अगर हेनरी नियतांक निकालना है तो हमको क्या चाहिए, H2S के मोल प्रभाज चाहिए। H2S के मोल प्रभाज निकालने के लिए आपको मिल गया
H2S का मोल दिया है 0.195 अपान कुल मोल कितने हैं विलेन में 0.195 प्लस 55.55, इसकी वैल्यू आ गई 0.0035। उसके बाद एक चीज़ आपको मिल गई, मोल फ्रैक्शन मिल गए H2S का, H2S के मोल प्रभाज मिल गए। अब दूसरी चीज़ हमको क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए। एस टी पी पर प्रेशर निश्चित है 0.987, सीधे फार्मूले में रख दीजिए। P/H2S इक्वल टू KH हेनरी कांस्टेंट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। हेनरी का जो नियतांक है वो बराबर क्या हो जाएगा, P/H2S अपान EX/H2S। वैल्यू रख दीजिए, हेनरी नियतांक का मान जो है 282 बार आ जाता है। पहला न्यूमेरिकल है। दूसरा न्यूमेरिकल देखें, ये न्यूमेरिकल पहले मैंने वैसे इसका एक भाग कराया है, लेकिन वो थोड़ा सा बदला हुआ था, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आया हुआ है, वो उसी का प्रारूप है। दूसरा, एक पेयजल में क्लोरोफॉर्म 15 ppm संदूषित अवस्था में है। एक पेयजल को क्लोरोफॉर्म ने दूषित किया है, 15 ppm उसमें द्रव्यमान उपस्थित है, 15 ppm उपस्थित है उस जल में। तो पहले तो इनका ये सवाल है कि द्रव्यमान प्रतिशत में निकाल दीजिए, और दूसरा जल के नमूने में साफ साफ लिख दिया इन्होंने क्लोरोफॉर्म की मोललता ज्ञात कीजिए। पिछले न्यूमेरिकल में मैंने आपको ये बताने की कोशिश किया था कि क्लोरोफॉर्म की मोललता अगर नहीं पूछता डायरेक्ट, सीधे कहता है कि ये ऐसा जल है जिसमें स्प्रे क्लोरोफॉर्म का है, तो वहाँ पर विलयन का मानक मान करके हम जल का अणुभार लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, ये कहता है पेयजल में 15 ppm अवस्था में क्लोरोफॉर्म मारा है, द्रव्यमान में इसका परसेंटेज निकाल लीजिए, तो 10⁶ में 15 ppm है, तो फिर आप 100 में क्या करेंगे, सीधे आ जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत। 15/10⁶ इंटू 100, 1.5 इंटू 10⁻⁻4, ये द्रव्यमान प्रतिशत हो गया। तो पहला सॉल्व हो गया आपका। दूसरा देखें मोललता। मोललता में आपको वैल्यू दी गई है, मॉलिक्यूलर वेट क्लोरोफॉर्म का 119.5 है, और अगर इसका भार देखा जाए वेट तो 15/10⁶ है। सीधे मोललता के फार्मूले में रख दीजिए आप इसको, 15/119.5/10⁻⁶ इंटू 1000। मोललता इसकी आ जाएगी 1.25 इंटू 10⁻⁴ मोल। कहीं कोई क्वेरी है तो बिल्कुल जान लीजिएगा। अगले टॉपिक की ओर हम अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।